हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी गुरुत्वाकर्षण के क्वेश्चन 12 to 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 to 11 ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम वो सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसके वजह से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है अभी तक गुरुत्वाकर्षण के बारे में, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या। तो उसका फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। यहाँ पे ये वस्तु 1 का द्रव्यमान है, ये वस्तु 2 का द्रव्यमान है और ये उनके बीच की दूरी है। मान लीजिए ये वस्तु 1 है जिसका द्रव्यमान m1 है, ये वस्तु 2 है जिसका द्रव्यमान m2 है और इनके बीच दूरी अगर r है तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका फॉर्मूला ये है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम यूज़ करेंगे गति के समीकरण। जो हमने गति चैप्टर में पढ़ा, गति के समीकरण, वो यहाँ पर यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, परिवर्तन है। जहाँ पे a यूज़ करते थे वहाँ पे हम लोग g यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे त्वरण, वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण यूज़ होगा। तो पहला समीकरण है v = u + gt। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है और t है लगा समय। दूसरा है h = ut + ½ gt²। वहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे s = ut + ½ at²। लेकिन यहाँ पे हम लोग h यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई इन्वॉल्व होगी। h ऊंचाई है, u प्रारंभिक वेग, t लगा समय, g गुरुत्वीय त्वरण। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v² = u² + 2gh। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है और ये ऊंचाई है। मैं आपको बता देता हूँ, इसे पृथ्वी की सतह है। अगर पृथ्वी की सतह से किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं या फिर ऊपर से कुछ नीचे फेंकते हैं, आप नीचे गिराते हैं, तो उस केस में आपको ये 3 इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जो g का मान होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण तो इस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है नीचे की ओर, लेकिन हम ऊपर फेंक रहे हैं, इसलिए ये निगेटिव होता है। जब किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ये g जो है ये नीचे से ऊपर के लिए था, ऊपर से नीचे के लिए g जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सेकेंड चीज़, जब भी अगर आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जब वो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगी तो वहाँ पे उसका अंतिम वेग 0 होगा। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। जब भी किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जब वो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचेगी तो वहाँ पर उसका अंतिम वेग 0 होगा। और जब किसी वस्तु को किसी ऊँचाई से आप गिराते हैं तो उस केस में प्रारंभिक वेग जो होगा ये 0 होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। g, ये जो g है इसका मान होता है 6.7 × 10⁻11 Nm²/kg²। या फिर अगर आपके टेक्स्ट बुक में या फिर न्यूमेरिकल में कुछ और वैल्यू दिया हुआ है, आपको वही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप ये यूज़ कर सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है। गुरुत्वीय त्वरण निकालने का एक फार्मूला और भी होता है, g पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी के त्रिज्या का वर्ग, ठीक है। चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/6 होता है। यही वजह है कि जो वस्तु यहाँ पे 30 किलो का है वो वहाँ पे 6 किलो का होगा, वो वहाँ पे 5 किलो का होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 हो जाता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए आपको क्वेश्चन 12 to 19 सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी पर सेम वस्तु के भार के 1/6 है। मतलब अगर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 30 kg है तो पृथ्वी पर बटे वो 30/6 kg होगा, मतलब वो 5 kg होगा। तो कह रहा है कि एक 10 kg के वस्तु का चंद्रमा पर और पृथ्वी पर भार क्या होगा न्यूटन में, हमें ये बताना है, ठीक है। वस्तु का भार का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग वेट कहते हैं, ये होता है वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं वस्तु का द्रव्यमान, हमें दिया हुआ है 10 kg, लिख लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। पहले निकालते हैं वस्तु का भार पृथ्वी पर। भार क्या होगा? मास गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान है 10
और त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 को 10 से गुना करेंगे तो ये होगा 98 न्यूटन। तो ये हो गया वस्तु का भार पृथ्वी पर, 10 केजी वस्तु का भार पृथ्वी पर 98 न्यूटन होगा। चंद्रमा पर वस्तु का भार, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पृथ्वी पर के भार का 1/6 होता है, तो 98/6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 49 बार में कैंसिल कीजिए, 48 16.3, तो ये होगा 16.3 न्यूटन। चंद्रमा पर भार 16.3 न्यूटन होगा। क्वेश्चन 13, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। पहला पार्ट है अधिकतम ऊंचाई जहां तक कि गेंद पहुंचती है। तो पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है और एक गेंद को ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड से फेंकी जाती है। बताने का अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। मैं मान लेता हूं कि अधिकतम ऊंचाई जो है वो है h, जहाँ तक पहुँचती है। अधिकतम ऊंचाई का मतलब होता है कि जहाँ से बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं और अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचती है तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। प्रारंभिक हमें दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग 49 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग 0 है। एक चीज़ और, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो निगेटिव होता है, मतलब कि ये होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो इस g का मान होता है प्लस। देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। हमें u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, g दिया हुआ है और h निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा, ये वाला बैठेगा, क्योंकि इसमें v u g और h है। v u g हमें गिवन है, h निकालना है, तो लगा दीजिए यहाँ पे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v 0 है तो 0 स्क्वायर, u 49 है, 49 स्क्वायर प्लस 2, g निगेटिव होगा, मैंने बता दिया आपको, 9.8 गुना h। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 0 स्क्वायर 0, 49 का स्क्वायर को भी 49 स्क्वायर रहने दीजिए, उसको कुछ कीजिए मत आप। ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 9.8t, इस पूरे को उधर लेते जाइए तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू 9.8, सॉरी h है, ये t नहीं है, h है। ठीक है, 2 इंटू 9.h बराबर 49 स्क्वायर, 49 गुना 49। ठीक है, h बराबर क्या होगा, 49 गुना 49, और ये दोनों इधर आके भाग हो जाएंगे, 2 इंटू 9.8। इस दशमलव को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10। ठीक है, 49 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, 49 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 245, तो 245/2 कैंसिल कीजिए, 122.5। तो जो अधिकतम ऊंचाई है वो होगी 122.5 मीटर। अब सेकेंड पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले वो समझ लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले तो हम मान लेते हैं कि इस गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में t समय लगा है। माना कि गेंद को अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में t1 समय लगता है, मतलब कि वस्तु को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में t1 समय लगता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी वस्तु को अगर आप नीचे से फेंकते हैं तो जितना समय उसे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगता है उतना ही समय उसे वहां से वापस आने में लगता है। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय बराबर होता है अधिकतम ऊंचाई से वापस आने में लगा समय। ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा दूसरे पार्ट में कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय हमें निकालना है कि बॉल जब से स्टार्ट करता है वो जो ऊपर जाती है और वापस आती है
दोनों में जितना समय लगता है वो कुल समय आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। ठीक है, प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग 0 है। हम निकाल रहे हैं पृथ्वी से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। अंतिम वेग 0 है, मैंने मान लिया है कि समय t1 लगा है। ठीक है, आपके पास 3 फॉर्मूले थे, v बराबर u प्लस जी टी, इससे ही हमारा काम हो जाएगा क्योंकि हमें t निकालना है। v, u और g ये हमें पता है, तो t निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए। तो 0 v 0 है बराबर u 49 प्लस g, ऊपर की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो ये -9.8 होगा। और t1 हमें निकालना है, हमने यही माना है ऊपर जाने समय t1 लगता है। इस पूरे को इधर ले आइए, -9 ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो 9.8 t1 इक्वल टू 49, तो t1 इक्वल्स टू 49 अपॉन 9.8। ये दशमलव को हटा दीजिए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 49 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 5 बार में कट गया, तो t1 बराबर 5 सेकेंड। ठीक है, ये है ऊपर पहुंचने में लगा समय। मैंने आपको बताया कि जितना समय ऊपर पहुंचने में लगेगा उतना ही समय वापस आने में लगेगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि वापस आने में उसको t2 समय लगा है, ठीक है, वापस आने में लगा समय तो ये भी कितना होगा 5 सेकेंड, t2 बराबर 5 सेकेंड। तो कुल समय t1 प्लस t2, t1 भी 5 सेकेंड है और t2 भी 5 सेकेंड है, टोटल हो गया 10 सेकेंड। आई होप समझ में आ गया होगा। आता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक ऊंची मीनार है, 19.6 मीटर एक ऊंची मीनार है, यहाँ से किसी पत्थर को हम छोड़ते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा। जब भी किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से आप छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब भी किसी वस्तु को आप किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होगा। तो प्रारंभिक वेग 0 है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, जब ऊपर से नीचे आएगी तो g पॉजिटिव होता है। ठीक है, u पता है, g पता है, h पता है हमें 19.6 मीटर। हमें निकालना है अंतिम वेग v निकालना है। अब देखिए हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, इसमें से कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे v, u, g और h है। हमारे पास u, g और h है, v निकालना है, निकाल लीजिए। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v पता करना है हमें, u 0 है, g 9.8 है और h 19.6 है। 2 इंटू 9.8 19.6 होता है, 19.6 इंटू 19.6, तो ये स्क्वायर हो गया इसका। तो v स्क्वायर बराबर 19.6 होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ आप ले लीजिए वर्गमूल, तो v बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 19.6 स्क्वायर। तो वर्गमूल और वर्ग दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो v बराबर 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो पत्थर है उसकी अंतिम वेग जो होगा, मतलब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वेग जो होगा वो होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तब पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। देखिए ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ से किसी पत्थर को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राफ की सहायता से हमें निकालना है कि अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। गिवन क्या है हमें?
u गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस जी टी होता है। तो v u क्या है 40, यहाँ पे g माइनस होगा तो ये माइनस 10t होगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। v जीरो होगा अधिकतम ऊंचाई पे, अधिकतम ऊंचाई पे अंतिम वेग जीरो होता है, तो यहाँ पे रख दीजिए जीरो बराबर 40 माइनस 10t। तो t बराबर 40/10 हो जाएगा, तो ये 40/10 4 सेकेंड। मतलब कि वस्तु जो है 4 सेकेंड में अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाएगी और उसका वेग जीरो है। अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पत्थर की चाल का और उसके और समय का। तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 40 तक के, 40 है ना मैक्सिमम, 40 तक स्पीड है। मैं ये इधर चाल है, वेग है, और इधर समय है। मान लेता हूँ ये 10 है, ये 20, ये 30 और ये 40। जब समय शून्य था, प्रारंभिक वेग क्या 40 मीटर पर सेकेंड, जब समय शून्य था तो वेग क्या था 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब समय को करते हैं 1 सेकेंड। यहाँ पे आप वैल्यू को रख दीजिए। अगर आप t, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे t को 1 रिमेनिंग लिख दे रहा हूँ, जब t 1 होगा इक्वेशन फर्स्ट में से, तो v क्या होगा 40 माइनस 10 गुना 1, 40 माइनस 10 30, 30 मीटर पर सेकेंड। जब t 2 होगा तो v क्या होगा 40 माइनस 10 गुना 2, 40 माइनस 20 20, 20 मीटर पर सेकेंड। और जब t 3 होगा तो v क्या होगा 40 माइनस 10 गुना 3, 40 माइनस 30, 10 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम 4 होगा, जब t 4 होगा तो v 0 होगा, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसी का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या कह रहा है कि 1 पे 30 है, मैं मान लेता हूँ ये 1 है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, ठीक है। 1 पे यहाँ 30, 2 पे 20, 3 पे 10 और 4 पे 0। तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा सारे पॉइंट को मिलाते हुए। ये ग्राफ बन गया हमारा। ये जो पत्थर का है, जो पत्थर की गति है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब हमें निकालना है पत्थर की कितनी ऊंचाई, मैक्सिमम मतलब अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो ये वेग समय का ग्राफ है। तो कैसे निकालते हैं इसमें दूरी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जो भी ग्राफ बना है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। मैं इसको मान लेता हूँ ओ ए बी। तो लिखिए यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई बराबर अधिकतम ऊंचाई त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल तो क्या होगा हाफ गुना आधार, आधार कितना है ओ ए, गुना ऊंचाई ओ बी। ओ ए कितना है 4 है, 4, ओ बी 40 है, 40, 2 से 20 बार में कट गया, मतलब ये हो गया 80 मीटर। 80 त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ये आया आपका 80 मीटर आएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड गुना सेकंड मीटर होता है, तो ये 80 मीटर आया। अब ये मत पूछेगा कि ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे वेग है और ये समय है, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी हो गई 80 मीटर, लिख लीजिए। अधिकतम ऊंचाई मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 80 मीटर, ये निकल गया। दूसरा कह रहा है कि पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी समझिए 80 मीटर अधिकतम ऊंचाई है, तो 80 मीटर जाएगी और 80 मीटर वापस आएगी, तो कुल दूरी कितनी होगी 80 + 80, लिख लीजिए 80 + 80 160 मीटर। नेट विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी।
तो पत्थर ने पृथ्वी से उसे नीचे फेंका गया था और वापस वो पृथ्वी पर ही आ गई। मेन नेट विस्थापन 0, तो ये हो गया 0। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है ग्राफ को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 16, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg तथा सूर्य का द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 kg और दोनों के बीच औसत दूरी है 1.5 × 10⁻11 मीटर। कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आपको निकालना है। दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है और दोनों के बीच की दूरी भी आपको दी हुई है। ठीक है, ये पृथ्वी है, मैं मान लेता हूँ इसका जो द्रव्यमान है वो m है, और ये सूर्य है जिसका द्रव्यमान मैंने माना है ms है। तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? F बराबर g पृथ्वी का द्रव्यमान गुना सूर्य का द्रव्यमान बटे इनके बीच जो औसत दूरी है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg, सूर्य का द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 kg और इनके बीच की दूरी है 1.5 × 10⁻11 मीटर, 11 मीटर। ठीक है, और g का मान आपको अगर क्वेश्चन में नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सीधा फार्मूले पे रख दीजिए आप सारा कुछ। F बराबर g क्या है? 6.7 × 10⁻11 पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 बटे r स्क्वायर, r ये है 1.5 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1.5 × 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11 11 स्क्वायर था तो 1 दोनों को मैंने स्क्वायर को ब्रेक करके लिख दिया। अब देखिए इसमें मेन जो है सिर्फ कैलकुलेशन है। वैसे तो जो क्वेश्चन है वो पूरे फार्मूले पे है, लेकिन मेन कैलकुलेशन है। तो जब भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी 10 के पावर वाले आपको कैलकुलेशन आए तो जो 10 के पावर वाले हैं सबको एक साथ कर दीजिए और जो बिना पावर वाले हैं उसको एक साथ कर दीजिए। तो यहाँ पे ये और ये बिना पावर का है, तो लिख लीजिए 6.7 × 6 × 2 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबका बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 30 + 24 54 में 11 का माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 43। तो ये हो गया 10⁻43। 1.5 को 1.5 से गुना करेंगे तो ये होगा 2.25। यहाँ पे क्या है? 10 पे पावर 11 10 पे पावर 11 मतलब 10 पे पावर 22 हो गया। इसको उधर ऊपर भेज दीजिए। 6.7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 80.4। तो 43 ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा पावर। ठीक है, 22 बटे 2.25 80.4 43 - 22 10⁻21 2.25। यहाँ से मैं इस डेसिमल को हटा रहा हूँ, यहाँ पे 10 डाल रहा हूँ, यहाँ पे इस डेसिमल को हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे 100 डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 अंक था, यहाँ पे 1 अंक है। 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 10 मतलब पावर 1। तो ये पूरा क्या हो गया? 804 10 पे पावर 21 + 1 10 पे पावर 22 हो गया बटे 225। देखिए मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया। अब आपको ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे तो आपको इसको फर्दर कैंसिल आउट नहीं होंगे तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आता है 3.57 तो 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ये जो इतना पार्ट था ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए था। मैंने सिर्फ लास्ट में छोड़ा कि 804 को 225 से भाग दे दीजिए, जो भी आएगा यहाँ डाल दीजिए, बाकी तो मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और
उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। 100 मीटर ऊंची कोई मीनार है, ठीक है। एक पत्थर को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है और दूसरे पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड के वेग से। आपको बताना है ये दोनों पत्थर कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे। मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों पत्थर t सेकंड बाद मिलते हैं। ये पत्थर 1 है, ये पत्थर 2 है। ये मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। माना कि दोनों पत्थर t समय बाद मिल जाएंगे। तो t समय में मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि जो पत्थर 1 है वो h1 दूरी तय करता है। ये दूरी h1 है जो कि पत्थर 1 तय करता है, और पत्थर 2 जो है वो t सेकंड में h2 दूरी तय करता है। मतलब ये दूरी जो है ये h2 है। तो h1 प्लस h2 100 होगा, इसी का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। आते हैं पहले पत्थर 1 के लिए जो कि ऊपर से नीचे गिराया जाता है, ठीक है। इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। मैंने बता रखा है कि जब भी किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होगा। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। टाइम t है तो यहाँ से हम h1 निकाल सकते हैं। ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके लगा लीजिए, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u 0 है, टाइम तो मैंने t माना ही है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो पूरा 0 हो गया, ये 2 से 4.9 टाइम में कैंसिल हो गया। मतलब कि h1 जो है वो आया 4.9 टी स्क्वायर। लिख लीजिए आप यहाँ पे h1, मतलब पत्थर 1 द्वारा तय की जो दूरी है वो है 4.9 टी स्क्वायर। अब देखते हैं पत्थर 2 कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। इसका प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है, देखिए पत्थर 2 के लिए, पत्थर 2 के लिए प्रारंभिक वेग 25 मीटर पर सेकेंड। इस केस में गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से निकालते हैं हम h2। टाइम तो हमने t माना था, तो h2 बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u है 25, t तो t ही है, प्लस हाफ g क्या है? माइनस 9.8 टी स्क्वायर। 25t 2 से कट जाएगा 4.9 टाइम में, तो प्लस माइनस माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास h1 आ गया और हमारे पास h2 आ गया। h1 प्लस h2 100 होगा, क्योंकि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। ये h1 है, ये h2 है, तो ये दोनों मिलकर के 100 होगा। अब इसका यूज़ करेंगे। h1 क्या है? 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर बराबर 100। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 25t बराबर 100। तो t बराबर 100/25 मतलब 4 सेकेंड। तो टाइम 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड बाद दोनों पत्थर मिलेंगे। एक तो निकल गया कि कब मिलेंगे, अब कहाँ मिलेंगे उसके लिए हम h1 में या h2 किसी में भी हम रख देंगे इस वैल्यू को। h1 में हम इस वैल्यू को रख देते हैं, वो मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। पीछे हमने निकाला समय 4 सेकेंड है, दोनों पत्थर 4 सेकेंड बाद मिलेंगे, और h1 बराबर है 4.9 टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम t की वैल्यू रख करके h1 निकाल लेंगे। h1 इक्वल्स टू 4.9, t 4 सेकेंड है तो 4 स्क्वायर मीन्स 4.9 इंटू 16 मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 78.4 मीटर। मतलब कि ये जो है ये 78.4 मीटर है। तो दोनों पत्थर 4 सेकेंड बाद मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अगर 100 में हम ये माइनस कर देंगे तो ये दूरी हो जाएगी। लिख लीजिए दोनों पत्थर 4 सेकेंड बाद 100 माइनस 78.4 मीटर की दूरी पर मिलेंगे।
नीचे से, पृथ्वी की ओर से। दोनों पत्थर 4 सेकंड बाद पृथ्वी से 100 माइनस 78.4 की दूरी पर मिलेंगे। मतलब ये दूरी 78.4 आई, ये पूरा 100 है, तो ये कितना होगा 100 माइनस 78.4, वही मैंने लिखा है। दोनों पत्थर 4 सेकंड बाद पृथ्वी से 100 माइनस 78.4 की दूरी पर मिलेंगे, मतलब कि 21.6 मीटर की दूरी पर मिलेंगे। यहाँ से 21.6 मीटर की दूरी पे मिलेंगे 4 सेकंड बाद। क्वेश्चन 18, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। ज्ञात कीजिए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई है, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई तथा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। ठीक है, ये कोई आदमी है, पृथ्वी की सतह पर से इसने एक गेंद ऊपर की ओर फेंका और ये गेंद 6 सेकंड में ऊपर जाती है और वापस चली जाती है। मतलब टोटल इसको जाने और आने में जो समय लगा है वो कुल समय लगा है 6 सेकंड। तो कुल समय 6 सेकंड है। जैसा कि हम जानते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, किसी गेंद को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जितना समय उसको नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उसको ऊपर से नीचे आने में लगता है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय बराबर होता है अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। मतलब जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही समय उसे वापस यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में उसे 3 सेकेंड लगते हैं और वापसी आने में भी 3 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 3 सेकेंड, क्योंकि टोटल 6 सेकेंड लगा है। पहले पार्ट पे आते हैं, यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई है। ठीक है, हमें u निकालना है। अधिकतम ऊंचाई पे अंतिम वेग 0 होता है। ठीक है, g माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि हम गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो हमें निकालना है v, u है, v है, g है। टाइम भी हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड, पहुँचने में 3 सेकेंड लगता है। अब हमारा काम आसान हो गया। b बराबर u प्लस gt से हम यहाँ पे b निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास u, g और t तीनों पता है। v 0 है, u पता करना है हमें, g 9.8 माइनस 9.8 और टाइम है 3 सेकेंड। प्लस माइनस माइनस 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये होगा 29.4, इसको उधर भेज दीजिए। तो u बराबर 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो वस्तु को इस वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे पहुंचता है वो। ठीक है, तो h निकालना है हमें, g पता है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v 0 है। अधिकतम ऊंचाई पे v 0 होती है, मतलब मैं यहाँ से ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो h निकालना है, g पता है, v 0 है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v 0 है, u 29.4 मीटर पर सेकेंड अभी हमने जस्ट निकाला, 29.4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी है माइनस 9.8 एन एच। इस पूरे को चल लेते हैं, तो प्लस ये एक स्टेप में और कर दे रहा हूँ, 29.4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 9.8 एच। इस तरफ 0 है, इसको इधर लेते आइए। ये क्या हो गया, 2 इंटू 9.8 एच इक्वल्स टू, इसको मैं लिखता हूँ 29.4 इंटू 29.4। एच बराबर, इसको भाग देंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। यहाँ तक सॉल्व किया था, अब यहाँ से हम लोग एच निकालेंगे। एच इक्वल्स टू 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8। ठीक है, इस दशमलव को मैं हटाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 10 डालता हूँ, और इन दोनों दशमलव को हटा करके मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कीजिए इसे, तो ये 147 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 49 बार में कैंसिल होगा, ये भी 147 टाइम में कैंसिल होगा। 49 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 147 को अगर 3 से गुना करेंगे तो होगा 441, 441 बटे 10, तो ये क्या हो जाएगा
44.1 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई जो होगी वो होगी 44.1 मीटर। सी पार्ट कह रहा है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 सेकंड लिया है, तो 1 सेकंड नीचे की ओर निकाल लेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग, यहाँ से जब वो नीचे गिरेगी प्रारंभिक वेग तो शून्य होगी, यहाँ पे u 0 है, g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड क्यों है? क्योंकि 3 सेकेंड तो उसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा है, तो 1 सेकेंड ही होगा। तो h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। u तो 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, सिर्फ हमें ये सॉल्व करना है। हाफ गुना 9.8 और t तो 1 है तो 1 स्क्वायर। 2 से ये 4.9 टाइम में कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा 4.9 मीटर। मतलब कि गेंद 4.9 मीटर की ऊंचाई पर होगी सिर से, मतलब यहाँ से 4.9 मीटर की ऊंचाई पे होगी फ्रॉम टॉप। क्वेश्चन 19, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। मान लीजिए कोई बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें हम किसी वस्तु को, जैसे गेंद को ही हम उसको डुबाते हैं, ठीक है। तो उत्प्लावन बल जो होता है वो ऊपर की दिशा में काम करता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन 19 से लेकर क्वेश्चन 22 तक आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ इसको, ठीक है। फिर भी किसी को अगर सॉल्यूशन चाहिए 20, 21, 22 का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।